हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स तथा आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी और ये आपकी तैयारी में मदद करेंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गन्स पर चर्चा की थी, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आज हम जो है उसी के अंगों में आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। तो इन पर आज हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका सबसे पहले हम सामान्य परिचय जानते हैं। तो दोस्तों, सतत विकास के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। तो ये तीन आयाम हैं, जो इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट। तो तीन आयामों को आगे बढ़ाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक केंद्रीय प्रणाली है। यह बहसों डिबेट्स और इनोवेटिव थिंकिंग नवीनमेशी सोच को आगे बढ़ाने, आम सहमति की ओर बढ़ने, कंसेंसस की ओर बढ़ने तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सहकारी प्रयास, कोऑपरेटिव एफर्ट का केंद्रीकृत मंच है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई जैसे इनोवेटिव थिंकिंग को लेकर कोई मान लीजिए सम्मेलन होना है, तो इस तरह से देशों के बीच में उससे संबंधित आम सहमति, जैसे अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना मान लीजिए भारत की अगुवाई में, तो उस पर सभी देशों की आम सहमति ली गई। तो इस तरह से जो है एक आम सहमति की ओर आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जो है ये केंद्रीकृत मंच है, सेंट्रल फोरम है। यह व्यापक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा शिखर वार्ताओं के आयोजन हेतु भी जिम्मेदार है। मतलब जो अभी आप जानते हैं, जैसे COP21 हुआ, इस तरह से जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सम्मेलन, समिट्स आयोजित होती हैं, शिखर वार्ताएं हम समिट को कहते हैं, तो वो जो भी आयोजित होती हैं उनके प्रति ये जिम्मेदार है, ये उनको आयोजन का कार्य करती है। फिर अगला है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में यूएन चार्टर के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, हम जैसा कि कहते रहे हैं कि आपको कि यूएन चार्टर के बारे में हमने पहले लेक्चर यूनाइटेड नेशन के, जिसमें हमने हिस्ट्री बताई थी, तो उसमें व्यापक रूप से यूएन चार्टर पर हमने चर्चा की थी। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी स्थापना यूएन चार्टर के द्वारा वर्ष 1945 में की गई थी। अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में समन्वय। तो संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनमें एक दूसरे में समन्वय बैठाने का काम, कोऑपरेशन बिठाने का काम यही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंगों से जुड़ी है, जो सतत विकास से समर्पित तथा इस पर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, कार्यकारी आयोग, व्यापक वैश्विक मुद्दों पर अंतर सरकारी बहसों की सुविधा तथा विशिष्ट अभिकरण शामिल हैं। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, उनमें आप जानते हैं कि दोस्तों ऑर्गन तो अलग हो गए आपके, इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में क्षेत्रीय यानी रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस जो आपके कार्यकारी आयोग हैं, और मेजर्स ग्लोबल इश्यूज पर अंतर सरकारी बहसों की सुविधा और विशिष्ट अभिकरण इसके अंतर्गत शामिल हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर एक जैसे आप मान लीजिए अब इन्वायरमेंट है या फिर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड जैसे यूएनएफसीसी है आपका जो है, तो इसी तरह से तमाम और संस्थाएं हैं जो उसके लिए, जैसे व्यापार के लिए डब्ल्यूटीओ समर्पित है, वर्ल्ड बैंक समर्पित है, इस तरह से तमाम और भी संस्थाएं हैं जो कि अभी हम इनके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ऑर्गन्स पे फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व भर के लोगों के जीवन में ये परिवर्तन हेतु जिम्मेदार हैं, और यहाँ पर जैसे ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और जो आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, इस तरह से जो है तमाम चीज़ों को इन संस्थाओं के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दशकों में महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसमें
व्यापक सुधार किए गए, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद उभरती चुनौतियों की पहचान करने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, सतत विकास के स्तंभों, अभी हमने बताया कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय, पर्यावरण को प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसके बाद है दुनिया के साथ इसकी साझेदारी, ये किस तरह से पार्टिसिपेट करती है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर अपनी सहयोगात्मक भूमिका को निभाने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद समस्त विश्व के साथ हिस्सेदारी एवं साझेदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रवेश द्वार के समान कार्य करती है। तो अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक तरह से ये गेटवे या उनको लाने का कार्य करती है। तो इसमें जो है, जैसे अभी हम जब पीछे हमने चर्चा की है कि ये एक सहयोगात्मक भूमिका निभाती है, कोऑपरेटिव एफर्ट दिखाती है। इसके अलावा जो है समस्त विश्व के साथ पार्टनरशिप का कार्य करती है, उनको एक मंच पर लाती है, और यह नीति निर्माणकर्ताओं, सांसदों या ये हम कह सकते हैं पॉलिसी मेकर्स, पार्लियामेंट्रियंस, शैक्षणिक संस्थाओं, एकेडमिक्स, युवा यूथ और 3200 यानी 3200 पंजीकृत या रजिस्टर्ड जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके बीच में डायलॉग स्थापित करने हेतु एक ऑफर करती है, प्रस्ताव करती है। तो इस तरह जो है ये अपनी भूमिका को निभाती है। फिर अगला है ट्रस्टीशिप, इसको यहीं हम समाप्त करते हैं। और फिर अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप का तात्पर्य है न्यास, यानी आप जानते हैं ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब होता है किसी को संरक्षण देना। तो ट्रस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रस्ट का तात्पर्य है किसी को संरक्षण देना। तो न्यास परिषद ने पलाऊ की स्वतंत्रता के पश्चात 1 नवंबर 1994 से अपनी कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। एक प्रस्ताव के द्वारा जो 25 मई 1994 को स्वीकार किया गया था, से परिषद ने अपने प्रक्रियागत या प्रोसीजरल जो रूल्स हैं उसमें जो है बदलाव किया, जिससे इसके प्रत्येक वर्ष में आयोजित होने वाली बैठकों की समाप्ति की घोषणा की गई। इसी दौरान इस बात पर भी सहमति बनी कि इसकी बैठकें विशेष अवसरों पर ही होंगी। ये बैठकें इसके अध्यक्ष के निर्णय पर या इसके सदस्यों या महासभा या सुरक्षा परिषद के द्वारा बहुमत से की गई प्रार्थना रिक्वेस्ट पर आयोजित होंगी। मतलब इसका तात्पर्य है कि जब अब इसकी जो बैठकें हैं वो सदस्य के निर्णयों पर हो, इसके अध्यक्ष के निर्णय पर हो सकती हैं, या इसके सदस्यों के बहुमत पर हो सकती हैं, या महासभा या सुरक्षा परिषद की बहुमत पर मान लीजिए उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो महासभा सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो बहुमत से की गई रिक्वेस्ट होगी उसके आधार पर ट्रस्टीशिप काउंसिल की बैठक होगी। तो अब हम जानते हैं कि पलाऊ की लोकेशन क्या है। दोस्तों अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा भारत देश है, और भारत के अलावा ये साउथ ईस्ट नेशंस हैं फिर इसके अलावा यहाँ पर ये चीन है ऊपर, और ये रूस है, और ये यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी, इधर ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी का है, ये ईस्ट चाइना सी है, और ये साउथ कोरियन आइलैंड है, इधर जापान है, और ये सी ऑफ जापान है, और ये फिलीपींस है, और इसी के बगल में आप जानते हैं पैसिफिक ओशन में ये आपका पलाऊ कंट्री स्थित है। ठीक, तो दोस्तों अभी जैसे ये पैसिफिक ओशन में, आप पैसिफिक ओशन के आप जानते हैं 2 कोस्ट हैं, ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट, और इसके अलावा जो आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ है वो है आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जापान है, कोरिया है, और इस तरह के सभी देश जो है ये पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं। तो पलाऊ भी एक वेस्टर्न कोस्ट का कंट्री है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पलाऊ के बारे में जानते हैं। पलाऊ प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसमें कुछ 340 प्रवाल यानी कोरल और वॉल्केनिक आइलैंड पाए जाते हैं। मतलब कुछ आइलैंड होते हैं दोस्तों जिनका निर्माण वॉल्केनो से होता है, और कुछ का निर्माण कोरल रीफ से होता है। कोरल लीफ एक जीव है जो अपने अंदर एक मोटी संरचना को धारण करता है, उसी मोटी संरचना के अंदर जो है वो रहता है, और उसको वो
एक कवर की तरह रखता रहता है उसके अंदर। और जो है जब वो जीव उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कोरल रीफ फिर उसके ऊपर और नए जीवों का विकास होता है। तो इस तरह से पूरी एक लैंड बन जाती है, एक पूरा लैंडस्केप विकसित डेवलप हो जाता है। तो इसी लैंडस्केप को हम कोरल आइलैंड कहते हैं। जैसे हमारा अभी जैसे आप जानते हैं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी एक उसमें भी कोरल आइलैंड पाए जाते हैं। तो इस तरह से। और ये जो आपका पलाऊ है, पलाऊ ये आपका एक आर्कीपेलागो या द्वीप समूह भी है। इसकी राजधानी मेले के ओक है। इस राजधानी को ध्यान से समझेंगे, इसकी राजधानी का नाम है मेले के ओक। पलाऊ एक ट्रस्ट टेरिटरी था। अब ये ट्रस्ट टेरिटरी के बाद आगे हम बात, जब अभी ये आएगी टर्म तो हम बात करेंगे। जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासित था। पलाऊ के सभी 6 द्वीप एक बड़े लैगून के अंदर स्थित हैं। अभी हम बात करेंगे लैगून क्या है। जो बैरियर रीफ से संबद्ध हैं, जो बैरियर रीफ से संबद्ध हैं, या उत्तर पूर्व से मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब आप समझ लेंगे दिशाओं के आधार पर नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट कौन सा होगा। तो जैसे अभी हम इसमें मान लीजिए इसी स्लाइड में हम बात करें तो इस स्लाइड में ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है और नीचे का हिस्सा साउथ है। इस तरह से आपको जो लेफ़्ट में दिखाई देगा, जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा वो वेस्ट होगा, और जो उसमें आपको राइट हैंड में दिखाई देगा वो आपका ईस्ट होगा। तो इस तरह से ये आपकी 4 दिशाएं हो गई। और इन्हीं के बीच में जो है, जैसे आप अगर मान लीजिए वेस्ट और नॉर्थ के बीच की बात करें तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। आप ईस्ट और साउथ की बात करें तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, या नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सभी दिशाएं जो है निर्धारित की गई हैं। तो इसके बाद जो है अभी हमने बताया कि इसमें 6 द्वीप एक बड़े लैगून के अंदर हैं। अभी हम बात करेंगे लैगून क्या है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट से जो है साउथ वेस्ट की ओर 70 मील अर्थात 115 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और बाइबल थूप पलाऊ द्वीपों में सर्वाधिक बड़ा जो है द्वीप है। तो जो ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये कोरल आइलैंड नहीं है, ये एक बबली या हम इसे कहते हैं बबली थूप कह सकते हैं, बाइबल थूप कह सकते हैं। तो ये जो है आपका ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लैगून क्या है। तो दोस्तों लैगून एक उथला हुआ निकाय है जो जल के एक बड़े निकाय से पृथक होता है। तो जैसे आप इस आर्कीपेलागो या पलाऊ आर्कीपेलागो के बारे में, या हम कह सकते हैं पलाऊ द्वीप समूह के बारे में, जैसे अभी हमने बताया कि ये एक लैगून के अंदर है और ये एक तरह से द्वीप है। तो ये अब द्वीप है तो ये कुछ द्वीप हम किसको कहते हैं। द्वीप दोस्तों समुद्र में चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लैंडमास होता है जो समुद्र के से उथला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। तो उसे हम द्वीप कहते हैं, लेकिन वो रहने लायक होता है। तो उसी तरह ये अभी आर्कीपेलागो है जो समुद्र के ऊपर समुद्र में उथला हुआ हिस्सा है। और ये जो है हिस्सा बैरियर रीफ, या बैरियर का मतलब होता है दीवार एक तरह से। तो बैरियर द्वीप या बैरियर रीफ इसे जल के बड़े निकाय से पृथक करता है। तो लैगून शब्द एक इटालियन शब्द है जो लैगुना का व्युत्पन्न है। एक इटालियन शब्द है लैगुना, तो उसका ये व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है तालाब या झील। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इसका इमेज का जो है ये एक झील की जैसे एक झील है एक तरह से, और ये लैगून झील की इमेज है। अब हम पढ़ेंगे न्यास परिषद की पृष्ठभूमि के बारे में। तो न्यास परिषद की स्थापना एक चार्टर के द्वारा की गई जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, तथा इसके द्वारा न्यास तंत्र या ट्रस्टीशिप सिस्टम के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों के प्रशासन के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया। तो अभी जैसे मतलब टास्क ऑफ सुपरविजिंग। तो अभी जैसे अभी हमने बात की कि पलाऊ एक ट्रस्ट कंट्री था, एक जो है ट्रस्टीशिप, इसी ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत ये भी एडमिनिस्ट्रेटेड था। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कौन करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका करता था।
तो इस तरह से अभी उसके बाद अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट टेरिटरीज के निवासियों की उन्नति को तथा उनके प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। तो इसका मतलब ये है जो ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होते हैं दोस्तों? ट्रस्ट टेरिटरीज ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इसी ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम ट्रस्ट टेरिटरीज कहते हैं। तो इस प्रगतिशील विकास के अंतर्गत उनकी स्वयं की स्वतंत्रता तथा उनकी स्वयं की सरकार की स्थापना शामिल है। जैसे दोस्तों अब भारत का, अगर हम भारत की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का डेवलपमेंट क्या विदेशी सरकार के रहते हुए संभव था? नहीं, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते, उसको तो हम अपनी आज़ादी ही नहीं कहते। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? डेवलपमेंट तो तभी होगा जब हम लोग हमारे पास फ्रीडम होगी, राइट टू एक्सप्रेशन होगा, हर तरह की इसमें स्वतंत्रताएं होंगी, तो तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि डेवलपमेंट बिना स्वतंत्रता के हो ही नहीं सकता, और जब हम मान ही नहीं रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं तो हम उसको डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? तो इस तरह से इसका जो उद्देश्य है वो प्रगतिशील विकास के अंतर्गत इसमें स्वतंत्रता एवं उस देश की सरकार की स्थापना शामिल है। न्यास परिषद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बनी हुई है। मतलब जो न्यास परिषद का निर्माण हुआ है वो 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो इन्हीं 5 सदस्यों में से आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पलाऊ को एडमिनिस्ट्रेट करती थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अपना योगदान देती थी, उसको कंट्रोल करती थी। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब फिर पलाऊ को जब ट्रस्टीशिप से ख़त्म कर दिया गया, पलाऊ जब उसका डेवलपमेंट हो गया, तो फिर ये अंतिम देश था, और जो है 1994 के बाद से इसकी भूमिका समाप्त हो गई। तो इस तरह से जो है इसकी कार्य एवं शक्तियों पर बात करते हैं। तो चार्टर के अंतर्गत न्यास परिषद या ट्रस्ट टेरिटरीज के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति हेतु उनकी प्रशासनिक संस्था द्वारा दी गई रिपोर्टों का परीक्षण एवं उस पर बहस करने हेतु प्राधिकृत है, अथराइज्ड है। मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे हम मान लीजिए भारत की ही बात कर लें, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि भारत न्यास परिषद का न्यास परिषद के अंतर्गत शामिल एक टेरिटरी है। तो अब जैसे भारत की जो प्रशासनिक संस्था है, जैसे भारत सरकार या एग्जीक्यूटिव जो भारत की कार्यपालिका है, वो जो भी रिपोर्ट सर्वे करवाएगी, जो भी रिपोर्ट देगी, तो उसके द्वारा जो उसकी रिपोर्ट पर देखिए दोस्तों, कार्यपालिका या प्रशासन जो प्रशासन को संभालता है, तो हमने अपने पॉलिटी के वीडियो में बताया था कि भारत में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और जैसे अजीत डोभाल की बात करें तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो इस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही जो है इसमें रिपोर्ट दी जाएगी, ना कि आप कह दें लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम सर्वे कराना नहीं है। लेजिस्लेचर का काम है कानूनों का निर्माण करना, और उसके बाद जो है जैसे न्यायपालिका, तो उसका भी काम सर्वे कराना नहीं है, उसका काम है विवादों का निपटारा। तो इसलिए कार्यपालिका जो कि प्रशासन का कार्य संभालती है, उसके द्वारा जो सर्वे कराए जाते हैं, जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं सर्वे के पश्चात, तो उनको जो है उनके ऊपर ये डिस्कशन का काम करती है कौन? न्यास परिषद। तो उसमें जैसे होगा कि जैसे अभी हमारे देश में मान लीजिए पानी की सुविधा, पेयजल की सुविधा नहीं है, या फिर जो है हर जगह पे आरओ अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से जो है जो भी इस तरह की रिपोर्ट होगी उन पर जो है ये चर्चा करती है। तो इसके लिए ये अथराइज्ड है, और किसके द्वारा अथराइज की गई? चार्टर के द्वारा। तो दोस्तों अब इसका ब्यूरो आता है। तो ये ब्यूरो का मतलब है कि इसके काम करने का एक स्थान। तो प्रत्येक सत्र की शुरुआत में न्यास परिषद अपने ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो और वो चुनाव जो है परिषद के सदस्यों में से ही होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल, या अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो उनके नए उत्तराधिकारी, नए सक्सेसर के चुनाव तक, जो इलेक्शन ऑफ उनका जो नया सक्सेसर होगा उसके चुनाव तक, या फिर अधिकतम 5 वर्षों तक
होता है। तो अभी जैसे अब इसकी बैठकों को स्थगित कर दिया गया है, तो इस तरह से अब ये कार्य उसमें नहीं है अपने काम पर। तो इस तरह से रही आपकी यहीं से इसका टॉपिक ख़त्म होता है। और दोस्तों इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सेक्रेटरीट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आपकी एजेंसीज की शुरुआत होगी। दोस्तों आपको अब स्लाइड में जो है इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल के बारे में जानकारी मिल रही है। दोस्तों आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको भारतीय राजनीति या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिल रही हैं लगातार। और इस चैनल पर जाकर आप भारतीय अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स तथा जो है आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। और अभी जैसे आपका 4 अक्टूबर को जो है आईएएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें जो है फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो उसी पीडीएफ में आप इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, या फिर यूट्यूब का हो। तो उसमें आप ऐसे क्लिक करेंगे और सीधा इनके पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।